नमस्कार दोस्तों, मेरा स्वागत है आप सभी का। और तत्काल टाइम्स अपडेट में आज हम चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। आज 3 नवंबर है और 3 जगह चुनाव चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में 28 सीट पर, बिहार में दूसरा चरण चल रहा है और अमेरिकी चुनाव में भी आज मतदान है। मेरी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, दिखने में सीधे दिख रहे हैं अमित पोरवाल जी, लेकिन इनके युवा विचार बहुत तेज है और अपनी वाणी से ये प्रभावित करते आए हैं। आज तत्काल टाइम में पहली बार हमसे ये आए हैं सामने और इनसे बातचीत हम शुरू कर रहे हैं। अमित जी, सांवेर सीट इंदौर में है। जी हाँ, नमस्कार करना मैं भूल गया था। आ, आपने वो अभिवादन करा है। ये अभिवादन आज मतदाता भी कर रहा है उन सभी नेताओं को अपने मतदान के जरिए, और ये कितना फलदायी हो गया तो 10 तारीख को मालूम चलेगा। फिलहाल हम बातचीत करते हैं मध्य प्रदेश की 28 सीट और सांवेर में जो आज इंदौर के पास मतदान चल रहा है। अभी तक हमारे पास खबर आई थी कि वहाँ करीब 42 से 45% के बीच में मतदान हो चुका है। ये जो आधा दिन हुआ है और 42-44 जो प्रतिशत मतदान हुआ है, इसको आप किस तरह देखते हैं कि किसके पक्ष में जा रहा है? सबसे पहले तो प्रशासन को और चुनाव आयोग को कोरोना के बीच में भी ये मतदान जिस ढंग से हो रहा है जी उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं जी कि वो बहुत अच्छे ढंग से इसको चुनाव का संचालन किया जा रहा है। उसी वजह से जो है, पहले आशंका थी कि शायद कोरोना की वजह से वोटिंग परसेंटेज जो है जी वो काफ़ी डाउन रहेगा, लेकिन एक अच्छे वोटिंग परसेंटेज पे जा रहे हैं। करीब करीब पिछले चुनाव की तुलना अगर की जाए, जैसे जी। बिहार का जो फर्स्ट फेज था वो पिछली बार के चुनाव से भी वहां पर ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है परसेंटेज के अनुसार। अब हम ये आते हैं कि वोटिंग परसेंटेज का पार्टियों के परिणाम पर क्या असर रहता है। जी। मेरा ये ख्याल है कि जो वोटिंग परसेंटेज जो हो रहा है, हम्म। जैसे अभी सांवेर में आपने बताया कि 40% तक मतदान हो गया था जी और बदनावर सीट पे भी करीब करीब इतने ही मतदान हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि वैसे भी उपचुनाव में जो पार्टी सत्ता में रहती है जी उसको एक एज रहता ही है। जी जी तो ये सरकार जो है कंटिन्यू रहनी चाहिए। इस चुनाव में परसेंटेज अगर अच्छा रहा, वोटिंग जी प्रतिशत अगर ज़्यादा रहा, तो बीजेपी के जीतने के चांसेस जो हैं थोड़े से बढ़ जाते हैं। और वैसे भी इस चुनाव में जो है, ये उपचुनाव वाला मुद्दा ना होते हुए जो मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं, ये अधिकतर लोकल मुद्दों के साथ साथ जी ये कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पे भी शिफ्ट हो गए। अभी अभी जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो पिछले जी कुछ दिनों से हुए हैं, जी 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 जो फ्रांस में जो आतंकवादी हमला हुआ, जी जी। उसके बाद जो उसी कड़ी में कई देशों में हमले हुए, सही सही। भारत में जो है वो बड़ा कंफ्यूजन सा माहौल चल रहा है इस जी आतंकवादी घटनाओं को लेके। कुछ लोग समर्थन में हैं, कुछ जी लोग विरोध में हैं। जी तो उसका ले दे करके कुछ प्रभाव तो बिहार चुनाव पे तो बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा है। जी। और अपने मध्य प्रदेश के अलावा भी कई कुछ 11 स्टेट्स में जो है हम्म। उपचुनाव हो रहे हैं। करीब 53 या 54 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं। तो ये एक्चुअली में ये उपचुनाव जो है, ये कोरोना से भारत ने किस तरीके से लड़ाई लड़ी है, जी केंद्र शासन का उसमें क्या योगदान रहा, राज्य शासन का कितना परफॉर्मेंस रहा है, जी जी इसका परिणाम कुछ कुछ निकल करके आएगा जी। कि लोग उसमें संतुष्ट हैं या नहीं हैं। हाँ अमित जी, आपने 3 बातें जो बोली है मेरे को ध्यान में आई और हमारे दर्शक भी गौर कर रहे होंगे। पहले आपने बात चुनाव को कोरोना से जोड़ दिया है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो भारत की नीति है वो भी कहीं ना कहीं चुनाव में प्रभावी होगी। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जब चुनाव होते हैं तो सत्तारूढ़ दल को उसका फ़ायदा मिल जाता है। तो ये, उपचुनाव में हाँ, उपचुनाव में। और कहीं कहीं तो मेरे ख्याल से रिपीट भी हो जाता है। हम बिहार के दूसरे चरण की बात कर रहे हैं जहाँ पर 1514 उम्मीदवार हैं मेरी जानकारी में, और करीब 1.5 करोड़ जो है पुरुष मतदाता और 1 करोड़ 35 जो लाख है महिलाएं जो हैं वोट वोट कर रही हैं। और आज बहुत सारे धुरंधरों का फैसला जो है मत पेटियों में बंद होने वाला है, वोटर मशीन में बंद होने वाला है। नीतीश सरकार को सुशासन के लिए याद किया जाता रहा है, अब वहाँ स्थिति बदल गई है। तेजस्वी एक नए रूप में आए हैं। रामविलास पासवान के जो लड़के हैं वो भी चिराग जलाए बैठे हैं, शायद उनको भी रोशनी की उम्मीद है। आज वह दूसरा चरण है, लेकिन कहीं ना कहीं एक माइंडसेट जब मतदाता को बनाए तो यकीनन आपका भी कहीं ना कहीं इस तरफ रुझान रहा है राजनीति में, तो आपका भी माइंडसेट कहीं एक किसी निष्कर्ष पे पहुंच रहा होगा कि बिहार में कौन कितने फायदे में रहेगा। बिहार चुनाव में इस बार जो है, जैसे पिछले 2 चुनाव रहे, वो नीतीश कुमार की छवि बहुत अच्छी रही। जी नीतीश कुमार जिसके साथ भी चले जाते थे जी उस पार्टी का वहां पर शासन हो जाता था। पर इस बार नीतीश कुमार जो है वो थोड़ा सुशासन की, जो उनकी सुशासन बाबू की जो छवि है, जी वो उनकी काफी धूमिल हो गई है।
जी। बाढ़ के अंदर उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस उनका रहा है, तो वो एक तो थोड़ा सा वो क्या है कि उन्होंने थोड़े थोड़े दिनों में अपनी विचारधारा में कभी वो लालू यादव की पार्टी के साथ चले जाते हैं, कभी कांग्रेस के साथ चले गए, बीच में बीजेपी के साथ भी रहे, अभी पुनः वो बीजेपी के साथ में हैं। जी। परंतु वहां जो इस बार बिहार चुनाव का जो मुझे दिख रहा है वो एक तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बहुत हो चुका है वहां पर, प्लस जातिवाद फिर से वहां पर थोड़ा बहुत उभरता हुआ दिख रहा है। बिकॉज क्या है कि कोई एक नेता जो है वो वहां पर अब सर्वमान्य नेता नहीं रहा है। बीजेपी के पास कोई नेता वहां है नहीं जो राज्य में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करे। जी। नीतीश कुमार को वो अपना लीडर बना के चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर वहां एंटी इनकम्बेंसी काफी हो चुकी है। जी। परंतु अब उसके सामने अगर देखा जाए तो विपक्ष के पास भी कुछ भी मुद्दे नहीं है जी। और न ही कोई सशक्त उम्मीदवार है। वहां महागठबंधन भी ठीक से हो नहीं पाया है। तेजस्वी अपना एक अलग राग अलाप रहे हैं, चिराग पासवान का एक अपना अलग चल रहा है। इसलिए बिहार चुनाव थोड़ा सा कंफ्यूजन है जब तक कि तीसरा चरण पूरा नहीं हो जाता है। जब तक उस बारे में कोई भी राय देना ठीक नहीं प्रतीत होता है। चलिए हम इसे उम्मीद करते हैं कि तीसरे चरण में 7 तारीख बाद और 10 तारीख के बीच में जब एक बार पुनः हमारी मुलाकात होगी तो अब उस पर आप और प्रकाश डाल पाएंगे। बीच में आपने जिक्र करा 2-3 अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का, तो मुझे लगता है कि शायद उस बारे में हमें एक अलग से विचार से करना पड़ेगा। फिलहाल हम अंतर्राष्ट्रीय ही बातचीत पे चुनाव पे आते हैं कि चुनाव का मुद्दा चल रहा है। अमेरिका में 24 करोड़ मतदाता जो है आज अपना राष्ट्रपति चुनने के लिए घरों से निकल आए हैं और ये पहला अमेरिकी चुनाव है जहां पर अमेरिका को भारत और चीन जैसे देशों का सहारा लेना पड़ रहा है अपने चुनाव प्रचार में। यकीनन कोरोना मुद्दा है, आतंकवाद मुद्दा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि राष्ट्रपति चुना जाता है, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रेजेंस प्रभावित होता है उनके राष्ट्रपति चुनाव से। इस समय जो चुनाव वहाँ पर लड़ रहे हैं प्रत्याशी हैं, ट्रंप है या बाइडेन है, उनकी जो पार्टीज़ है, उस सारी चीज़ का आप क्या असर देख पा रहे हैं कि वहाँ ऊँट किस करवट बैठेगा? और एक छोटी सी लाइन यदि आप बोलना चाहें भारत के परिप्रेक्ष्य में उसका क्या परिणाम निकलेगा? कि भारत के परिप्रेक्ष्य में ये जो चुनाव हो रहा है, वैसे तो बड़ी खुशी की बात है कि पहली बार भारतीय मतदाता और भारत जी वहाँ के चुनाव में जो है एक फैक्टर बन के उभरा है जी कि भारत के साथ दोनों ही प्रत्याशी, चाहे जो बाइडेन हो या ट्रंप हो, जी ये कह रहे हैं अपनी अपनी रैलियों में कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए जी तो अगर ट्रंप री इलेक्टेड होते हैं जी तो भारत की जो टेररिज्म को लेके जो नीति है, जो पॉलिसी है, चाइना को लेके पॉलिसी है, कश्मीर को लेके पॉलिसी है, उसमें फायदा भारत को हो सकता है। परंतु जहां तक नौकरियां और व्यापार का सवाल है तो ट्रंप एक फर्स्ट अमेरिका वाला जो उनका कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के चलते हैं, तो वो वीजा की प्रॉब्लम, नौकरियों की प्रॉब्लम वो एक क्रिएट हो सकती है भारत को लेके। परंतु जहां तक डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन का है वो एक कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं जी। तो अगर वो जीतते हैं तो भारत को इन पॉलिसीज में नुकसान हो सकता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वो शायद कश्मीर इशू पर, वैसे भी जो उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है कमला हैरिस, उन्होंने कश्मीर को लेके कई बार आपत्तिजनक बयान दे रखे हैं। उनकी पॉलिसी क्लियर है, वो कश्मीर पे पाकिस्तानी पक्ष का समर्थन करते हैं। हो सकता है इस चुनाव के बाद उनकी पॉलिसी बदल जाए क्योंकि वो अभी भारतीयों के वोट लेना चाह रहे हैं। अभी काफी वो भारतीयों को एक वो दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में मेरा ये मानना है कि दोनों में से कोई भी जीते, अमेरिका का एक तरीका रहा है कि उनकी जो विदेश नीति और जो पॉलिसी रहती है वो अमेरिकी हित के अनुसार ही बनती है। अभी अमेरिका का हित भारत के साथ रहने में, इसलिए चाहे जो बाइडेन जीते या डोनाल्ड ट्रंप जीते, भारत के लिए स्थिति जो अभी है वही रहने वाली है, कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है। यकीनन ये वाकई स्थिति साफ होते जा रही है। और जैसे कि आपने ऐतिहासिक संदर्भ में बताया कि अमेरिकी पॉलिसी अमेरिकी को देख के बनती, अमेरिका अपने हिसाब से बनाता है, तो भारत के लिए ये न्यूट्रल वाली, उदासीन वाली स्थिति है। हम सिर्फ दूर से ही देख सकते हैं, वॉच एंड वाला मामला है। अमित जी, आपने मध्य प्रदेश से, बिहार से और अमेरिका तक के चुनाव पर जो दृष्टि डाली है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक जो देख पा रहे हैं उनको आपके विचार पसंद आएंगे और हम ऐसी ही बातचीत आपसे अन्य मुद्दों पर करते रहेंगे। खासकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हम एक बार पुनः आपसे फिर मुलाकात करने आएंगे। तब उम्मीद है कि कुछ और नए मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और जनता आपके विचारों से अवगत होगी। आपने तत्काल टाइम के लिए हमें समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।